आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास समाजकारी पर आधारित है। मैं आप लोगों से विगत वर्ष के समाजकारी के प्रश्न पत्रों पर परिचर्चा कर रहा हूँ। और आप सभी लोग देख रहे हैं इस समय दिसंबर 2019 की विगत वर्ष के प्रश्नों को। दिसंबर में बेसिकली अप्लाइड और फैक्ट बेस्ड प्रश्न पूछे गए थे, और इसमें आपको अप्लाइड भी प्रश्न अभी तक हम लोगों ने लगभग 77 क्वेश्चन पर बातचीत भी किए हैं। उसमें अप्लाइड भी देखे और फैक्ट भी देखा है। कुछ माइल्ड लेवल के क्वेश्चंस थे, तो कुछ सिंपल या एक प्रकार से आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। तो शुरुआत करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दिसंबर 2019 का आज का पहला सवाल, और दिसंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 78। सतत विकास ध्येयों का मतलब होता है लक्ष्य के वैश्विक सूचक फ्रेमवर्क में सूचीबद्ध सूचकांकों की कुल संख्या कितनी थी? मैंने कल क्लास में 77 वाले क्वेश्चन बताया था। जवाब एक बार बताइए सर। फर्स्ट ऑप्शन 244। हाँ, 244 बेसिकली यहाँ पे जो है संकेतक के रूप में रिप्रेजेंट होता है, और ये आपने सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए को। सतत विकास लक्ष्य 2015 से 2030 तक का है। 1987 में पर्यावरण और विकास पर सुझाव देते हुए गठित आयोग, जिसका नाम ब्रटलैंड आयोग है, सबसे पहले एसडीजी को परिभाषा इसी ने दिया था। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था, याद रखना है। एजेंडा 21 बेसिकली यहीं पर डिसाइड हुआ था। जब एजेंडा 21 डिसाइड हुआ था तो उस समय कुल कितने देश थे? तो 172 थे। लेकिन जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें 169 कुल विशेष लक्ष्य थे और 191 कुल सदस्य देश थे। ठीक है, 20 वर्ष के बाद फिर एक रियो सम्मेलन हुआ, और वो रियो सम्मेलन जो हुआ 20 वर्ष बाद 2012 में हुआ था, 1992 के बाद, और वो हुआ रियो +20। ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील में हुआ था बेसिकली, वहाँ पे भूमिका क्योटो प्रोटोकॉल की थी। परंतु इस सवाल का जवाब है सूचीबद्ध सूचकों की कुल संख्या बतानी थी, तो और ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, और आप देख रहे हैं 79 नंबर का सवाल। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची है जो रिप्रेजेंट करती है पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व से संबंधित? 8, 9, 11, 12। 11 सर। 11 नंबर की आपने बताया अभी यहाँ पर। यदि आपने 11 की अनुसूची की बात कर रहे हैं तो आप सही जवाब दे रहे हैं। भारतीय संविधान के कुल 12 अनुसूची हैं। हालांकि अगर बात किया जाए अब अनुसूचियों में बढ़ोतरी हुई, मूल रूप से 12 थे, अब 22 और 25 के रूप में जाना जाता है। सॉरी 22 और 25 के रूप में भाग को हम लोग जानते हैं, 22 या 25 के रूप में। ठीक है, भाग के रूप में पहले 8 अनुसूची थी, बढ़कर बेसिकली इसमें कुल टोटल कर दिया गया 12 अनुसूची। ये बात ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। ठीक है, और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी लोग। 12 अनुसूची याद रखना है आपको। 448 प्लस, कभी कभी आपको 60 प्लस भी मिल जाता है, अनुच्छेद और 25 भाग, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूची, 448, या तो आप 460 भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है, आपका आर्टिकल। 8वीं अनुसूची भाषा को रिलेट कराती है। ठीक है, 22 भाषा की, पहले मूल रूप से 14 भाषा थी। 2004 में आप सबको पता होगा संथाली, मैथिली, डोंगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने आता है 9वीं अनुसूची, जो रिप्रेजेंट करती है कुछ भूमि सुधार अधिनियम को, है ना, भूमि सुधार बेसिकली अधिनियम को। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, भूमि को संबंध को ध्यान में रखते हुए, 9वीं अनुसूची को लेकर। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, जिला पंचायत, 73वें संविधान संशोधन 1992 की प्रक्रिया बेसिकली देखने को मिलता है। कभी भी 1993 भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे सत्य जवाब जो जाता है वो 1992 वाला जाता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के संबंध में जो है वह अनुसूचित ग्रामीण नंबर की है। पंचायती राज, जिला पंचायत बेसिकली इसी को रिलेट करता है। लेकिन जब बात करते हैं नगर पालिका के बारे में, ठीक है, नगर पालिका के वर्णन के बारे में, तो यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन हो जाता है। 1993 की प्रक्रिया भी देखने को यहाँ पर मिलती है। नगर प्रशासन से संबंधित होता है और ये आपका फिर पॉइंट जाता है। परंतु सवाल था पंचायतों को लेकर, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही जाएगा। ये बात आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों का गठन, शक्ति और कार्यों से संबंधित है? 40 सर। 40। अच्छा जी, यदि आपने यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 40 पर बात कर रहे हैं तो आप सही जवाब दे रहे हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ ग्राम पंचायत के गठन, शक्ति और कार्यों से संबंधित है, वह आर्टिकल नंबर आपका 40 है। मैं आपको बता दूँ, मौलिक अधिकार डीपीएसपी में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति के तत्व हैं जो दर्शाता है 39 को, ठीक है। समझ रहे हैं आप? बताएं प्लीज। जी सर, समझ गए हैं। ओके, अगर मैं बात करता हूं आपसे 41 के बारे में, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकारों को दर्शाता है। जब मैं बात आप लोगों से करता हूं यहाँ पे अनुच्छेद 42 के बारे में, तो काम की न्याय संगत और मानोचित दशा, परीक्षा में एक बार सवाल आया था, प्रसूति सहायता, ठीक है। तो वो आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर, जब वहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन 4 बनेगा जब प्रसूति सहायता पूछा जाएगा तब। लेकिन यहाँ पे तो ग्राम पंचायत का गठन है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनना चाहिए? बी ऑप्शन बनना चाहिए, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। सर 41 क्या होगा? 41 कुछ दशाओं में काम हो गया, शिक्षा हो गया और लोक सहायता पाने का अधिकार हो गया। ओके सर। और सर 39 बेसिकली अगर हम बात करते हैं राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति के तत्व होते हैं, अनुसरणीय वाली प्रक्रिया, कल्याणकारी राज्य वाली प्रक्रिया, ठीक है, उसको दर्शाता है 39, ठीक है। जी सर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल। भारत में एक विधिक सहायता व्यवस्था है जिसके आधारभूत ढांचे पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्लीज बताइए ऑप्शन क्या होना चाहिए जहां पे एक विधिक, भारत में एक विधिक व्यवस्था है जिसके आधारभूत ढांचे जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव है। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए इस सवाल का जवाब? सर सिविल विधि। सिविल विधि गलत है। सिविल विधि बेसिकली मालिक प्रशासनिक विधि ऑप्शन 4 ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। सुनिएगा एक बार, जो सिविल लॉ होता है, जो सिविल लॉ होता है वो मालिक नागरिक कानून के तहत ना व्यक्तियों पर अत्याचार के लिए मुकदमा चलाया जाने वाली प्रक्रिया को दर्शाता है। ये सिविल विधि वाला आपराधिक या धार्मिक मामलों के बजाय एक समुदाय के बीच में निजी संबंधों से संबंधित कानून की जो प्रणाली होती है उसे हम लोग सिविल विधि कहते हैं, सिविल लॉ बोलते हैं उसको। लेकिन जो कॉमन लॉ होता है उसको हम लोग लोक लॉ कहते हैं या विधि कहते हैं। अंग्रेजी कानून का वह हिस्सा है ये जो कानून के बजाय कस्टम और न्यायिक मिसाल से लिया जाता है, और उस क्रिया में बेसिकली आधारभूत ढांचे पर भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है। दंड विधि, आप क्रिमिनल लॉ भी बोल सकते हैं उसको, अपराधियों की सजा से संबंधित कानून की एक प्रणाली होती है जो अपराध से संबंधित। अब प्रश्न में अपराध से रिलेटेड है ये। प्रशासनिक विधि, ये प्रशासनिक कानून का विभाजन है, प्रशासनिक कानून का विभाजन है। आपको बता दें कि जो सरकार की प्रशासनिक एजेंसियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है
एजेंसियों को नियंत्रित करता है और सार्वजनिक कानून की एक शाखा के रूप में जाना जाता है प्रशासनिक रिव्यू। और यहाँ अगर ऑप्शन सत्य भी है आपका तो वह ऑप्शन नंबर आपका बी है, केवल सेकंड वाला, इसे ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने 42वें संविधान संशोधन के भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के एक समुच्चय वाला डैश अंतर स्थापित किया गया है। देखिए 42वें संविधान संशोधन में एक भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को एक समुच्चय वाला डैश अंतर स्थापित किया गया, मतलब उसकी जगह को जोड़ा गया है। 4 का यानी आप 4 का ए कह सकते हो, या तो बी होगा या तो थर्ड होगा या तो तीसरा होगा। सर ऑप्शन सेकंड। ये कहता है आपसे कि 51 का ए, यहाँ पे 50 था, 50 गलत हो गया, 51 का ए यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, सॉरी सेकंड वाला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, है ना। वर्तमान में 11 जो है 46वें संविधान संशोधन 2002 में जो है मौलिक कर्तव्य को बना दिए गए, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। इस शब्द को इसमें मेंशन कर दिया गया। तो सही जवाब बेसिकली इस प्रश्न का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही है। अगला सवाल, निम्न में विषम कौन सा है, अलग कौन सा है? विवाचन, जो है संराधन और अधिनिर्णयन, सामूहिक सौदेबाजी। सर सामूहिक सौदेबाजी। डिफरेंट है। सर ऑप्शन बी। सर एक बार इंग्लिश दिखा दीजिए थोड़ी सी। सर ऑप्शन सी सर। सर ऑप्शन 4 कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं आप सभी लोग, यानी मैं आप सबसे सामूहिक सौदेबाजी पर ही विचार विमर्श कर सकता हूँ। यहाँ पर आपके सामने जो है इंग्लिश में भी है, आपको एक हटाना है। जानते हैं किस तरीके से आपने इसको हटाया है? एक बार स्पष्टीकरण करिए मुझे प्लीज़, बताइए एक बार किस तरीके से आपने इस शब्दों को हटाया है। एक बार क्लियर करिए सर, फिर से एक बार इसको सुनिए तब। देखिए आपसे अगर कहा जाए विवाचन शब्द, विवाचन का मतलब क्या होता है? मध्यस्थता होता है। मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवाद को पक्षों की सहमति से एक या एक से अधिक मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो विवाद पर बाध्यकारी निर्णय लेते हैं। और मध्यस्थता का चयन करते समय पक्ष न्यायालय जाने की बजाय निजी विवाद समाधान प्रक्रिया का विकल्प चुन लेता है। और उस कंडीशन में यहाँ जो शब्द रिलेट होता है वो मध्यस्थता रिलेट होता है। औद्योगिक विवाद के संबंध में चीज़ें शामिल होती हैं इस मध्यस्थता में। ऑप्शन बी अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, यह एक ऐसा शब्द रिप्रेजेंट होता है जहाँ, एक मिनट होल्ड रखना, कि एक शब्द है अधिनिर्णयन। अधिनिर्णयन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग न्याय निर्णयन भी कहते हैं, न्याय निर्णयन भी इसको बोलते हैं, अधिनिर्णयन को। देखिए ये एक कानूनी प्रक्रिया है, समझिएगा, जिसके द्वारा एक मध्यस्थ या एक न्यायाधीश साक्ष्य और तर्क की समीक्षा करता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए विरोधी पक्ष या विवादियों के द्वारा निर्धारित कानूनी तर्क शामिल होते हैं ताकि यह निर्णय पर पहुंचा जा सके कि शामिल पक्षों के बीच में जो अधिकार, जो दायित्व है उसको निर्धारित किया जा सके। यानी एक प्रकार के मध्यस्थता का ही पार्ट है, मध्यस्थता का ही पार्ट है एक प्रकार का ये। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं औद्योगिक विवादों का सुलझाया जाना क्रिया बेसिकली शामिल हो जाती है कानूनी प्रक्रिया में। तो ये आपका बन जाता है अधिनिर्णयन या न्याय निर्णयन, मीनिंग यही निकालता है आपका। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप किसी समस्या का विवाद का तर्क वगैरह देते हैं, समीक्षा वगैरह करते हैं, एक अधिकार या दायित्व के क्रियाओं को निर्धारित करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं, तो वो अधिनिर्णयन का पार्ट होता है जो कि न्यायिक प्रक्रिया को दर्शाता है। तो न्याय निर्णयन इसको हम लोग कहते हैं। एक शब्द हमारे सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, वो है संराधन शब्द। संराधन शब्द
इसे हम कंसिलिएशंस बोलते हैं इसी शब्द को। विवाद या सहमति को समाप्त करने की प्रक्रिया होती है। एक प्रकार से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुलह कहते हैं, या तो आप इसे कह लीजिए समझौता, या तो हम लोग इसे कह सकते हैं समझौता, इसे कहते हैं। ठीक है, तो मतलब विवाद या असहमति को समाप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे संराधन कहा जाता है। इस शब्द में हम लोग जो है इसका नाम लेते हैं। दूसरी प्रक्रिया आपके सामने कलेक्टिव बार्गेनिंग की आती है, जो सामूहिक सौदेबाजी को रिप्रेजेंट करता है। और मुझे उम्मीद है कलेक्टिव बार्गेनिंग आप सभी को समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना उचित समझूंगा जो आप आसानी से इसको समझ सकते हो। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो शब्द होता है, ये शब्द नियोक्ता प्लस श्रमिकों के बीच, समूह के बीच रोजगार की शर्तों पर बातचीत करना होता है। नियोक्ता और श्रमिकों के बीच समूह के रोजगार की शर्तों पर बात करना होता है। सामूहिक सौदेबाजी के दौरान कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व जनरली एक श्रमिक संघ के द्वारा किया जाता है। एक श्रमिक संघ के द्वारा किया जाता है। सामूहिक सौदेबाजी के दौरान बातचीत की जाने वाली शर्तों में काम करने की स्थिति, वेतन, मुआवजा या काम के घंटे या लाभ इत्यादि शामिल हो सकते हैं। उस क्रिया में सामूहिक सौदेबाजी शब्द रिलेट होता है। और सामूहिक सौदेबाजी कई प्रकार के, बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो विवरणात्मक या एकीकृत या उत्पादकता जैसी सौदेबाजी को भी शामिल कर देता है ना। यहाँ प्रक्रिया जो कलेक्टिव बार्गेनिंग की होती है, ये किसी समस्या के सुलझाने की बात नहीं कर रहा होता है, क्योंकि ये यूनिक है। बाकी तीनों किसी समस्या को सुलझाने की बात करते हैं। यहाँ आपसे ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो मालिक है और जो लेबर है, उन समूहों के बीच में रोजगार की शर्तों पर बातचीत हो रही होती है। इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है तीनों ऑप्शनों से। हमें आइडेंटिफाई करना था कि अलग कौन सा है, जो अलग ऑप्शन नंबर 4 दर्शाता है। इसलिए यहाँ जो ऑप्शन जाने वाला है वह ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। नियोक्ता और कर्मचारियों के एक समूह के बीच बातचीत की प्रक्रिया है ये, जिसका उद्देश्य क्या है, कामकाजी वेतन, काम करने की स्थिति, लाभ और श्रमिक में मुआवजे, श्रमिकों के अधिकारों के अन्य पहलुओं को विनियमित करने की समझौता करना। उस प्रक्रिया में ये दर्शाया जाता है। मैं आप लोगों से यहाँ पे करेक्ट जवाब कहूँगा। भाई सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, आप सबको पता भी होना चाहिए। 1891 में किसने किया था? ब्रिटिश में एक औद्योगिक संबंध के क्षेत्र की एक संस्थापक थी। उन संस्थापक का नाम किसी को पता है? बिट्रा इस वेब नाम है ये, एक महिला का, विद्वान का। इन्होंने यूज में किया था। ब्रिटेन यानी आप ये कह सकते हो यूके की बात मैं कर रहा हूँ। कब? 1891 में। किसकी बात? सामूहिक सौदेबाजी की बात। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो है ट्रेड यूनियन भी हैं, और वो ट्रेड यूनियन जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को रिलेट करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। व्यथित व्यक्तियों को मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाना, समझ रहे हो आप? व्यथित व्यक्तियों को अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये सवाल पीएचडी में आ चुका है, पीएचडी सोशल वर्क का। मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, स्वास्थ्य और सुरक्षा, जीवन या खुशहाली को खतरे में डालने वाले शारीरिक और यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण के सभी रूप में डैश के अंतर्गत आता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा और आपराधिक अभित्रास। सर घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा सर क्या बता रहे हो आप लोग? सेकंड ऑप्शन। ओके, अगर आपने यहाँ पे मुझे ऑप्शन चून किया है और बताया है घरेलू हिंसा, तो सही जवाब दिया है आपने। और ऑप्शन बी ही करेक्ट जवाब है। घरेलू हिंसा अधिनियम एक है संरक्षण का, जो 2005 का है। उसमें ये परिभाषा दी गई है, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है ना।
लेकिन जो यौन उत्पीड़न है, कुछ लोग यौन उत्पीड़न भी सोच रहे होंगे। यौन उत्पीड़न एक अवांछित यौन अग्रिम प्रक्रिया या एक प्रकार से अवांछित एक्टिविटीज़ है जो किसी व्यक्ति को नाराज या अपमानित या भयभीत महसूस कराता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, किसी व्यक्ति या विशेष रूप से एक महिला या बच्चे के यौन उत्पीड़न या उसका दुरुपयोग करना छेड़छाड़ को दर्शाता है। किसी को आक्रामक या लगातार तरीके से परेशान करने की क्रिया भी छेड़छाड़ में आ जाती है। और आपराधिक अभित्रास, अगर हम बात करें, अभित्रास का मतलब जानते हैं क्या होता है? धमकी होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति को संपत्ति या प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के साथ दूसरे को धमकी देता है या अभित्रास करता है, तो उस क्रिया को आपराधिक अभित्रास कहते हैं। बट यहाँ सवाल तो चोट पहुंचाना है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, जीवन की खुशहाली के खतरे में डालना है, शारीरिक और यौन, मौखिक और भावनात्मक आर्थिक शोषण करने के संबंध में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड दर्शाता है। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है जो 2016 में है। विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से न्यूनतम दर्शाया गया प्रतिशत दिव्यांगता के प्रमाणित व्यक्तियों या बेंचमार्क डिसेबिलिटी या दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है या किया गया है। कितना सर 40%। 40%। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पीडब्ल्यूडी का स्थान लिया है 2016 में। पीडब्ल्यूडी कब आया था? 1995 में। 2016 में। 7 टाइप की डिसेबिलिटी से यह बदल के 21 टाइप की डिसेबिलिटी हो गया। लागू हुआ 15 जून 2017 को। कौन? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ठीक है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत एक बात आती है 6 से 18 वर्ष, 6 से 14 मत समझिएगा, 18 वर्ष समझिएगा। 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच में बेंचमार्क दिव्यांगता के प्रत्येक बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। जी सर, क्या कह रहे हो आप? कुछ कह रहे हो? सर 40% है क्या डिसेबिलिटी सर? हाँ, 40% अगर व्यक्ति के अंदर डिसेबिलिटी है तो उससे आपको पूरी सरकार की तरफ से फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को सरकारी संस्थान में ना आरक्षण दिया गया था। पहले पीडब्ल्यूडी में 3% और यहाँ पे आरपीडब्ल्यूडी में हो गया 4%। इसमें फंड की व्यवस्था भी है। राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण किया जाना। बेंचमार्क दिव्यांगता न्यूनतम जो है 40% ही माना जाता है दिव्यांगता। विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को 2011 में जनगणना हुई थी तो बताया गया था कि भारत में कुल दिव्यांग लोग हैं जो 26.8% है भारत में। देश की कुल आबादी की अगर मैं बात करता हूँ दिव्यांग लोगों की तो 2.21% है। ये फैक्ट है सभी। विश्व बैंक ने बताया है जो दिव्यांग लोग हैं वो 40 मिलियन लोग हैं। वर्ल्ड बैंक ने बताया है 40 मिलियन लोग हैं। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। चलिए अगले सवाल। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ठीक है, निवारण अधिनियम का अधिदेश। अधिदेश का मतलब क्या होता है? जनादेश होता है। मैंने कल बताया था आप लोगों को, है ना? तो आप बताइए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम जो है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 का। जिस संस्थान में 10 से अधिक लोग काम करते हैं उन पर यह अधिनियम क्या होता है? लागू होता है। 10 से अधिक लोग, है ना? बात समझ रहे हो? यह कानून हर उस महिला के लिए बना हुआ है जिसका किसी भी कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है। अनुपालन की नीति बनाना या मसौदा तैयार करना, आंतरिक शिकायत समिति को बनाना और अधिक महिला कर्मी की भर्ती। गलत जवाब, थर्ड नहीं। कर्मचारियों को कानून संबंधी प्रशिक्षण देना। आपका सर ऑप्शन है। सही जवाब ऑप्शन। सवाल समझ में आ गया है? जी सर। जी सर। अगला
अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। UNCRC, पहले तो इसका पूरा नाम बताइए। UNCRC, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ये नहीं होगा सर, फॉर ये नहीं होगा सर। कमीशन, हाँ कमीशन होगा। नहीं सर, जी यूनाइटेड सर। नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड होगा सर, यूएनसीआरसी। अच्छा अच्छा, हाई कमीशन नहीं होगा सर। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। ये मैंने आपको बता दिया शरणार्थियों का। मैंने आपको यहाँ पे जो बता रहा था UNCRC के बारे में, ये मैं आपको शरणार्थियों के बारे में बता रहा था, ठीक है। UNHCR बता रहा था, UNHCR बता रहा था, रिफ्यूज है ना, ये बता रहा था, यही बता रहा था ना, ये बताया तो सही एक बार। जी सर, वही बता रहे थे, 90-50 में आया था, वही बता रहे थे। इसका जो बेसिकली फॉर्म बनेगा वो बनेगा द राइट ऑफ द चाइल्ड, यानी आप यहाँ पे अगर इसका पूरा नाम बताना चाहते हैं तो आप लिखिएगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड, राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये यहाँ पर प्रस्तुत होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका 70 है, ठीक है भाई। तो बेसिकली यह एक मानवाधिकार संधि है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो यह एक मानवाधिकार संधि है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुल टोटल 54 क्या है सर? आर्टिकल्स है, अनुच्छेद। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। CRC को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जब अपनाया गया था, UN के द्वारा, तो 1989 में अपनाया गया था, है ना, 1989 में अपनाया गया था। न्यूनतम 20 अनुसमर्थन प्राप्त करने के बाद यह 1990 में लागू हुआ। 190 में क्या हुआ? लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर इसकी पुष्टि की। यह दुनिया के इतिहास में सबसे व्यापक रूप से पुष्टि की गई वाली एक मानवाधिकार संधि है, ठीक है। बाल अधिकार में मतलब ये बातें हैं कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को माना गया है। तो CRC मानता है कि प्रत्येक बच्चों को मौलिक अधिकार प्राप्त होती है, ठीक है। जीवन, अस्तित्व और विकास का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, दुर्व्यवहार, हिंसा और अपेक्षा की सुरक्षा का अधिकार है, राय व्यक्त करना और सुने जाने का अधिकार है, अपने माता पिता के द्वारा पालन पोषण किए जाने या उनके साथ संबंध रखने का अधिकार है, ठीक है। इसके 4 सिद्धांत हैं। किसके? UNCRC के, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इसके 4 सिद्धांत हैं। चारों सिद्धांत कौन कौन से हैं? आजीविका, एक मिनट। UNCRC, UN ने 1989 में लाया, 1990 में लागू हुआ, और 4 सिद्धांत। नंबर 1, गैर भेदभाव। नंबर 2, जीवन, अस्तित्व और विकास का अधिकार। नंबर 3, बच्चे का सर्वोत्तम हित। नंबर 4, बच्चे के विचार का सम्मान।
का सम्मान, ये चीज़ें शामिल रहेगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को इसके अंतर्गत ध्यान में रखना होगा। अपनाया तो गया था UNCRC को 1989 में, लागू किया गया 1990 में, और अमेरिका को छोड़कर सभी सदस्यों ने इस कन्वेंशन को अनुमोदित कर लिया था। अमेरिका को छोड़कर कब? 2015 में, अमेरिका को छोड़कर है ना। लास्ट लाइन क्या लिखे हैं सर, 4 नंबर वाला सर? बच्चे के विचारों का सम्मान करना। अब देखिए, छोड़कर सिविल अधिकार, राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के एक समुच्चय की ओर ध्यान आकर्षित करता है। उत्तर जीविका होगा। सर एक बारी 2015 का क्या बताया था सर आपने? अमेरिका को छोड़कर सभी देशों ने इसको लागू किया है, एक प्रकार से अनुसमर्थन किया है, इसको स्वीकृति की है। और चौथा है सहभागिता। बताइए जी सर जी। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन। सर ये बच्चों की आजीविका को लेके किया था, तो ये थर्ड ऑप्शन होगा। बिल्कुल, आजीविका से संबंधित आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। समझ नहीं होगा, सहभागिता नहीं होगा, उत्तर जीविका भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं आजीविका को लेकर, तो आजीविका के बारे में ही जिक्र किया गया है इस सवाल के अंतर्गत। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग जो है ध्यान में रखिएगा। राजनैतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक अधिकार और आजीविका निर्धारित करता है। तो मानवाधिकार की संधि है जो बच्चे की राजनैतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकार निर्धारित करता है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा। आपके सामने अध्यक्षर UNFCCC, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। थर्ड। जी सर। UNFCCC, ऑप्शन नंबर थर्ड, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सही जवाब। आपको बता दें मुख्यालय इसका जिनेवा में है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 3 से लेकर 14 जून 1992 में सम्मेलन आयोजन किया गया था। कुल टोटल इसमें 172 देश थे। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क का सम्मेलन था ये। इसकी रिपोर्ट एक 2016 में प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय परिस्थिति पर था, राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैसेस पर था, समन आधारित क्रियाकलाप पर था, वित्त और प्रौद्योगिकी पर आधारित था, घरेलू निगरानी करना, रिपोर्ट करना, जांच करना इत्यादि चीज़ों पर इसका बल दिया जाता है, ये बल देता है उसको। तो सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही माना जाएगा। तीसरा, अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का बाल श्रम उन्मूलन IPEC संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष डैश में आरंभ किया गया था। ILO तो पता होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जी सर। 1919 में क्या हुआ था ये अपना एस्टैब्लिश हुआ। हाँ बना। हाँ बिल्कुल। जिनेवा में इसका क्या है मुख्यालय। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण 26 सितंबर 1994 में। सवाल कहा कि बाल श्रम उन्मूलन में इसके संबंध में आपसे बोला कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का वर्ष है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रक्रिया के बाद बाल श्रम उन्मूलन में 1992 में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बाल श्रम के उन्मूलन पर
प्रगतिशील उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए यह क्रियाएं बेसिकली प्रस्तुत हुई, जो बंधुआ मजदूर, गुलामी, खतरनाक कार्य या काम काजों को बारे में जिक्र करता है। और यह प्रक्रिया ILO का बाल श्रम उन्मूलन IPEC अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बाल श्रम इसको बोला जाता है। संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का वर्ष 1992। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट होगा। यहाँ पर फैक्ट पर था सवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केंद्रीय दत्तक ग्रहण और संसाधन अभिकरण CRA कारा डैश मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय सर ऑप्शन है सर ए, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण। सर ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास। बिल्कुल। यहाँ 2 जुलाई अगर हम बात करते हैं 1998 के बारे में, तो निर्णायक के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय CARA को एक सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसको ये रजिस्टर्ड हुआ सोसाइटी एक्ट के तहत। 18 मार्च 1990 को ये स्वायत्त संस्था बन गया। महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित है ये। दत्तक बालक उसके जैविक माता पिता से अस्थायी रूप से अलग होकर संबंधित अधिकार व उत्तरदायित्व के साथ दत्तक माता पिता का जैविक बालक की तरह विविध पुत्र पुत्री बन जाता है। तो बालक के सर्वोत्तम हितों का जो ध्यान रखा जाता है वो बेसिकली केंद्रीय दत्तक ग्रहण और संसाधन अभिकरण यानी एजेंसी के माध्यम से। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका माना जाएगा थर्ड वाला, महिला एवं बाल कल्याण। महिला एवं बाल कल्याण ऑप्शन सही यही है। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय समाज कार्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? व्यवसायिक समाज कार्य की उत्पत्ति। लोग देखो, आपने एक नाम सुना होगा लेन क्लार्क का नाम। जी सर। 1947 की किताब का नाम बताइए। प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। प्रैक्टिस ऑफ सोशल प्राचीन एक क्रिया प्रदर्शित करता है जहाँ दान है। माध्यमिक मानवता यूज करता है। आधुनिक आपका वर्तमान। तो व्यवसाय समाज कार्य बेसिकली उत्पत्ति दान, धार्मिक शिक्षा शामिल है। परोपकारी क्रियाकलाप और मानवतावादी द्वितीय के मध्यम में शामिल है। सामाजिक सुधार या लोकतत्व विचारधाराओं यह आधुनिक को रिप्रेजेंट कर देगा। और सही जवाब ABCD सारे हैं, ऑप्शन सही है। विकल्प चुनिएगा ABCD, फोर्थ ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा गार्टन हैमिल्टन के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक व्यक्तिक कार्य का मुख्य पूर्व धारणाएं नहीं है ना? धारणा पहले आपको पता होना चाहिए, तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा नहीं है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर निर्भर होता है, ये परिभाषा बताया है गार्टन हैमिल्टन ने। अननोन सिर्फ होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ये बात सत्य है ना? सामाजिक ताकतें व्यवहार और एटीट्यूड में को प्रभावित करती है, ये भी बात सत्य है, इसने बताया है। व्यवहारिक अप्रत्याशित घटना है जिसे साझा नहीं किया जा सकता है, ये नहीं बोला इन्होंने। समाज कल्याण सर्वोपरि होता है, ये भी इन्होंने नहीं बोला है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में बात किया है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क में बात किया इन्होंने। व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर निर्भर है, ये भी बात हुई है। ताकतें व्यवहार मनोवृत्ति प्रभावित होती है, ये भी बारे में जिक्र किया है। कौन सा नहीं किया था, हमें ये आइडेंटिफाई करना था, जो कि सी और डी को ढूंढिए कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन 4 है।
ऑप्शन 4 आपका सही है। निम्नलिखित में से किसने स्व के विकास की व्याख्या करने के लिए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? किसने? आत्मदर्पण का सिद्धांत 1902 में आया था, किसका था? फूले फूले का। लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। फूले के सिद्धांत में रॉबर्ट बीट का भी नाम देखने को मिलता है। आई एम नॉट व्हाट आई थिंक, आई एम नॉट, इस तरह की क्रियाएं भी बेसिकली हमें देखने को मिलती है। जॉर्ज मीड माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी की बात करते हैं। क्या था? जॉर्ज मीड, है ना? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, आत्म विकास का सिद्धांत, आई एन जी और ये मैकडूगल है। मैकडूगल 14 मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं। ये फ्रायड है। 5 इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए हैं। यहाँ सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए? सवाल है स्व के विकास की व्याख्या का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? है देखो सर ऑप्शन है सी। सीओडी। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ स्व विकास में, एक है तो कूले का जाएगा, एक नाम जॉर्ज मीड का भी कूले का स्व में आया, सिगमंड फ्रायड ने भी स्व का बात किया है। तो यहाँ पर ए बी सी केवल सी, ए बी सी 4 ऑप्शन किसमें था? सर फोर्थ में। चलिए एक क्वेश्चन और आ रहा है, बताइए सिद्धांत और नाम, प्रेरणा। बताइए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत नहीं पता आप लोगों को? सर बंधुरा सर। अल्बर्ट बंडूरा सर। अच्छा जी, अल्बर्ट बंडूरा आपने बता दिया। पारवैक्टिक या आप जी कार्ल जूंग सर। काल मनोगतिकीय फ्रायड। फाइड सर। मनोसामाजिक, ये चीज़ें आती हैं। ऑप्शन देखिए, पहला, चौथा, तीसरा और कौन सा ऑप्शन सही बताइए? पहले हाँ, पहला ही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट जवाब जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक वयस्कता के अनुकूल परिणाम बताइए क्या है? प्रारंभिक जो है अर्ली एडल्टहुड है ना, ये अर्ली एडल्टहुड जानते हैं? 11 से 13 वर्ष होता है। और एक जो है एक इसको बोलते हैं पूर्व प्रारंभिक या पूर्व वयस्कता अवस्था बोलते हैं। और एक होता है उत्तर लेटर, जो है लेटर एडल्टहुड, और ये होता है आपका 13 से 18। अब सवाल हमें इसके अनुकूल सोचना है, 11 से
13 वर्ष का। प्रेम का आदान प्रदान करते हैं बच्चे जब इस एज में होते हैं, तो खुद से प्रतिज्ञा करने की क्षमता रखते हैं, दूसरों से खुद की दूरी बनाना। देखो ये किशोरावस्था में है तो दूरी नहीं बनाते, गलत है ये। दूसरों के लिए व्यक्ति की पहचान का विकास करते हैं, ये आपका सही है। मतलब आत्मसम्मान की भावना, निर्णय में चंचलता, किशोर अपराध की प्रवृत्ति का विकास, अनुशासनहीनता, नियम को तोड़ना, नॉर्सिज्म का प्रयोग। नॉर्सिज्म आत्म प्रेम होता है, नॉर्सिज्म, और सिगमंड फ्राइड ने नॉर्सिज्म शब्द दिया है। समलिंगी काम भावना, होमोसेक्सुअल फीलिंग और हेटेरोसेक्सुअल फीलिंग, समाज सेवा, कल्पना का बाहुल्य या दिव्य स्वप्न जैसी क्रियाएं बेसिकली अर्ली एडल्टहुड में आता है। तो ए बी डी को लगाइए, ए बी डी, पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर, पहला ऑप्शन सही है ना? जी सर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचना से संबंध में सही है? बताइए। अरे भाई, सामाजिक संरचना के संबंध में बताओ। देखो सर पहले संरचना एक अमूर्त परिघटना है कि नहीं? मैं बताया, आप लोग कई बार जी स्टडी कर लीजिए, आपने डिस्कस दूसरा भी सही और सर। सामाजिक एसोसिएशन व संस्थाएं इसके हिस्से हो सकते हैं सामाजिक संरचना का। सर हो सकते हैं, होते हैं। सामाजिक एजेंसियां, जाहिर सी बात होती है, सामाजिक एसोसिएशन सामाजिक संरचना को समान कर सकते हैं। सामाजिक संरचना एक समाज में ना समुदाय को प्रतिनिधित्व व्यवस्था मानता है। सामाजिक संरचना के संबंध में पूछा था, कहा कि जो सामाजिक संरचना है एक समाज समुदाय का मॉडल की व्यवस्था है, समुदाय की मॉडल की व्यवस्था। सामाजिक संरचना अलग है, समुदाय अलग है। जी सर। अलग समुदाय से बड़ा पार्ट में सामाजिक संरचना का स्ट्रक्चर बड़ा बनता है, इसलिए आपका डी नहीं होगा, केवल ए बी सी होगा। ए बी सी डी सबसे बढ़िया आगे। सामाजिक समूह कार्य में प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत का अभिप्राय क्या हो सकता है? मतलब तात्पर्य बताना, इसका मीनिंग किसका? प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत किसका है जानते हैं आप? ये एच बी ट्रेकर का है। एच बी ट्रेकर का ये सिद्धांत है, 1948 में दिया गया था। सोशल ग्रुप वर्क में इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस करके किताब लिखा था। तो उसके प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत का आपको मीनिंग बताना है कि नहीं? तो आप क्या बताना समझेंगे कि कार्यक्रम और आरंभिक बिंदु का होना चाहिए। जी सर। कार्यक्रम बाह्य एजेंसियां के द्वारा निश्चित नहीं की जाती है, पहली बात। कार्यक्रम को सरल से जटिल, ये देखो स्वाभाविक शब्द होता है। जी सर। कार्यक्रम समूह के नेता और एजेंसी के द्वारा निश्चित नहीं किया जाता है। कार्यक्रम समूह के नेता, समूह का नेता है वो एजेंसी द्वारा निश्चित किया जाता है। समूह का नेता एजेंसी, गलत बात। क्या ऑप्शन आपका? अगेन आपका ए बी सी अगेन होगा, और अगेन ए बी सी में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन 3 होगा। अगला सवाल भी आसान सा है, देखिएगा। सामाजिक व्यक्तिक कार्य में सेवार्थी कौन होता है? बताइए, सामाजिक व्यक्तिक कार्य में सेवार्थी कौन होता है? सेवार्थी कठिनाईग्रस्त वाला व्यक्ति हो सकता है। जी सर। सेवार्थी जीवन के कुछ समस्याओं से जूझता हुआ व्यक्ति हो सकता है।
बिल्कुल। सेवार्थी सामाजिक और सांस्कृतिक विचलन से पीड़ित और कष्ट भोगने वाला हो सकता है। बिल्कुल। जी सर। सेवार्थी किसी भी प्रकार के खतरे में होता है और अन्य एजेंसी के द्वारा भेजा गया होता है, तो वह स्वयं मदद के लिए आया हुआ होता है। ये भी है सही, सब सही है इसमें चारों। देखिए कहीं है ABCD। ऑप्शन नंबर फोर्थ में। फोर्थ सही है। चलिए अगला सवाल देखिए। यह आपके विचारों पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। सामुदायिक संगठन में विक्रय प्रारूप की तकनीक है। विक्रय प्रारूप की तकनीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गया है। लेकिन ध्यान रखिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में विक्रय प्रारूप है। विक्रय प्रारूप है। देखिए अगर मैं बात करूं, अनौपचारिक चर्चा होती है इसमें, फिल्म का प्रदर्शन भी दिया जाता है, दिखाया जाता है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही। ओके, मैं कह रहा हूं कि औपचारिक एक चर्चा होता है, ठीक है, विक्रय प्रारूप में, और फिल्म का प्रदर्शन भी होता है, वॉल पोस्टर भी होता है। जैसे आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जागरूकता के लिए, पोस्टर वगैरह बैनर वगैरह छपवाते हैं ना, वो चीज़ें वो भी होता है। समस्या समाधान के लिए साक्षात्कार लेना, ये केस वर्क का पार्ट हो जाएगा। ये नहीं है, ABC केवल होगा, केवल ABC होगा, और ABC केवल आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है ना।